Hello people, welcome to Prep Elevate. Today we'll discuss the para summary questions of slot 3 which appeared in CAT 24. Slot 1, slot 2 questions of para summary we have already discussed. So you can take a look at those videos. तो आज हम लोग slot 3 के questions discuss करते हैं. Okay, ये पहला क्वेश्चन है. सबसे पहले जो बेसिक ड्रिल है हमारा क्वेश्चन से रिलेटेड वो ये है कि फर्स्ट ग्लैंस में क्या हम डिफिकल्टी लेवल को गेज कर सकते हैं, क्या हम समझ सकते हैं. कैसे समझते हैं? पहला देखो, लेंथ एक होता है, ठीक है, इंडिकेटर. लेंथ इज मोर और लेस कैट लेंथ ही है, राइट. बहुत ज्यादा बड़ा पैसेज भी नहीं लग रहा है, बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं लग रहा, समवेयर इन बिटवीन, तो मीडियम डिफिकल्टी लेवल हो सकता है. अभी ऑप्शंस लुक पैक्ड विथ इंफॉर्मेशन, है ना. ऑप्शंस में देखो कोई ब्रीदिंग स्पेस नहीं है. इट लुक्स लाइक अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज पैक्ड इन. इसमें क्या दिक्कतें आती है? ऑप्शंस को रिजेक्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है. फिर वो डिफरेंस कहाँ क्रिएट होगा? ऑप्शंस में एक एक वर्ड पे क्रिएट होता है, ठीक है. दूसरा, अगर टॉपिक की मैं बात करूं, रैंडमली मैं स्कैन कर रही हूँ वर्ड्स, ठीक है. देखो, लिरिक पोएट्री, मार्क्सिज्म, इडियोसिंक्रेटिक, ठीक है, बहुत इजी वर्ड्स तो मुझे नहीं लग रहे हैं. और जहां पर भी ऐसे पोइट्री, मार्क्सिज्म, ऐसे आइडियाज आ जाते हैं ना, यूजुअली वो पैसेजेस थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं. यही सेम चीज मैं लिंग्विस्टिक पैसेजेस के लिए भी बोलती हूँ कि वो यूजुअली थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, थोड़े नुआंस्ड होते हैं, ठीक है. चलो पढ़ते हैं अब. लिरिक पोएट्री इज अ जॉनरा ऑफ प्राइवेट मेडिटेशन rather than public commitment. The impulse in Marxism towards changing a society deemed unacceptable in its basic design would seem to place demands on lyric poetry that such poetry, with its tendency towards the personal, small scale, and idiosyncratic, could never answer. पहले 3-4 लाइंस को पढ़ के हो सकता है कुछ भी रजिस्टर ना हुआ हो. क्या रीजन है? पहला, बहुत फेमिलियर नहीं है हमारे लिए ऐसा लैंग्वेज, ऐसा टॉपिक. दूसरा, जो सेकेंड लाइन है उसमें पॉजेस नहीं है, सेंटेंसेस खत्म ही नहीं हो रहे हैं. whenever you have sentences with which are of that length, it is very difficult to register, specifically under exam conditions. तो हमेशा ऐसे पैसेजेस को जब भी आप पढ़ रहे हो और आप बहुत लंबा लाइन आपको दिख जाता है, थोड़ा उसको रिपीट करके पढ़ने का जरूरत होता है. तो मैं समझाती हूँ आपको पहले 2 लाइंस क्या बोल रहे हैं. एक, हमें पता है वो लिरिक पोएट्री के बारे में बात कर रहा है, दूसरा मार्क्सिज्म के बारे में बात कर रहा है. अभी देखो, प्रेपरेशन का एक की रूल है कि ऐसे वर्ड्स जो अपीयर होते हैं आपके पैसेज में, उसको थोड़ा सा खुद से एफर्ट डाल के समझने की कोशिश करनी चाहिए. सो टेक सम टाइम आउट टू रीड अबाउट मार्क्सिज्म इन ब्रीफ, ताकि जब आपको एग्जाम में भी कुछ इससे रिलेटेड मिले ना, आपको इजी हो, आपको ऐसा ना लगे आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दिस वर्ड. तो एक मैं आपको टास्क दे रही हूँ, थोड़ा सा मार्क्सिज्म के बारे में समझ लेना, ठीक है. चलो, लिरिक पोएट्री इज अ जॉनरा ऑफ प्राइवेट मेडिटेशन. मतलब जब हम लिरिक पोएट्री लिखते हैं, उसका जो एजेंडा रहता है वो एक पर्सनल एजेंडा रहता है, राइट, रादर देन एक लार्ज स्केल मुझे चेंज लाना है, रेवोल्यूशन लाना है, जो कि मार्क्सिज्म का की आइडिया था कि हमें सोसाइटी को बदल देना है. बट लिरिक पोएट्री इज अ पर्सनल थिंग. वो स्मॉल स्केल है, छोटा टारगेट ऑडियंस, आई वोंट से टारगेट ऑडियंस, बट उसका जो पर्पस है दैट इज मोर पर्सनल रादर देन मार्क्सिज्म, जो कि चेंज इन सोसाइटी पे उसका ज्यादा फोकस रहता है. और लिरिक पोएट्री क्या है? छोटे स्केल पे होता है. एंड इडियोसिंक्रेटिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इडियोसिंक्रेटिक? समथिंग दैट इज पेक्यूलियर टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, डिस्टिंक्टिव जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं इडियोसिंक्रेटिक, राइट. तो ये 2 चीजें, एक स्लाइड डिस्टिंक्शन है कि मार्क्सिज्म एक लार्ज स्केल चेंज की तरफ टारगेटेड है, लिरिक पोएट्री ऑन द अदर हैंड टारगेट्स अ मोर पर्सनल, प्राइवेट मेडिटेशन, पर्सनल एजेंडा, ठीक है. There is within Marxism, however, also a strand of thought that would locate in lyric poetry alternative modes of perception and description that call forth a vision of words at odds with a repressive reality, or that draw attention to the workings of ideology within the hegemonic culture. सबसे बड़ा पेन पॉइंट इस पैसेज का है कि सेंटेंसेस खत्म ही नहीं होते हैं. आप पढ़ते चले जाओ, आप पढ़ते चले जाओ, सेंटेंसेस फिनिश ही नहीं हो रहे हैं, तो आप रजिस्टर नहीं कर पाओगे कि कहाँ ब्रेक लेना है. तो देखो, जहाँ पे टेम्पररी पॉजेस आपको दिखे ना, लेट्स से एक कॉमा वगैरह, आप वहां पे रुक सकते हो. देखो, देयर इज विद इन मार्क्सिज्म, हाउएवर,
अ स्ट्रैंड ऑफ थॉट, मतलब ऐसे तो यूजुअली मार्क्सिज्म एक ग्लोबल चेंज की तरफ डायरेक्टेड रहता है, बट विद इन मार्क्सिज्म ऑल्सो एक एक स्कूल ऑफ थॉट है, एक छोटा सा स्ट्रैंड ऑफ थॉट है, जिसको ऐसे लगता है कि लिरिक पोएट्री में भी ना हम वी कैन चैलेंज रियलिटी, ठीक है, वी कैन चैलेंज व्हाट इज नॉट राइट, ठीक है, एंड व्हाट आर वी गोइंग अगेंस्ट द वर्किंग्स ऑफ आइडियोलॉजी विद इन द हेजेमनिक कल्चर. हेजेमनी इज ऑपरेशन, डोमिनेशन और ऑपरेशन, डोमिनेशन इज अ बेटर वर्ड. तो ऑल्दो लिरिक पोएट्री का जो एम्बिट है वो थोड़ा छोटा है, राइट, वो पर्सनल चीजों को टारगेट ज्यादा करता है. मार्क्सिज्म ऑन द अदर हैंड वर्ल्ड व्यू के तरफ डायरेक्टेड है या लार्ज स्केल चेंज की तरफ डायरेक्टेड है. बट विद इन मार्क्सिज्म ऑल्सो देयर इज अ स्ट्रैंड ऑफ थॉट, एक स्कूल ऑफ थॉट एग्जिस्ट करता है जिसे लगता है कि नहीं, लिरिक पोएट्री कैन ऑल्सो यू नो लाइक टेक अप सर्टेन इश्यूज विच आर लार्ज स्केल. लेट्स से जब हम आइडियोलॉजी की बात करते हैं कि एक डोमिनेशन, जो कल्चर का डोमिनेशन है, उसके उसमें क्या चीजें हो रही है, उसको एड्रेस कर सकता है. लिरिक पोएट्री हैज दैट पोटेंशियल, ठीक है. The poetic imagination may indeed deflect larger social concerns, but it may also be explicit होता है, which is forthright, जो पता चले, explicitly mentioned, clearly. Implicitly is internally, ठीक है. Critical and utopian. Utopian is something that is ideal or perfect. That means हो सकता है लिरिक पोएट्री को जिस तरह से लिखा जाता है वो लार्जर सोशल इश्यूज को एड्रेस ना ही करे, बट देन इट हैज द पोटेंशियल टू एड्रेस सर्टेन थिंग्स. लेट्स से वो डोमिनेशन वाला जो हमने डिस्कस किया, एंड इट कैन डू इट इन अ वेरी क्रिटिकल वे एंड लेट्स से अ स्लाइटली आइडियलाइज्ड वे, बट इट हैज दैट पोटेंशियल. तो बेसिकली हम कॉन्ट्राडिक्शन की बात कर रहे हैं, बट वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट व्हाट लिरिक पोएट्री इज केपेबल ऑफ, मतलब उसका जो पोटेंशियल एम्बिट क्या हो सकता है, ठीक है. किसी भी तरह मैं नहीं बोलूंगी कि बहुत इजी पैसेज है. एग्जाम कंडीशंस में आई थिंक दिस इज नॉट वन ऑफ द पैसेजेस दैट पीपल शुड गो फॉर अनलेस यू आर सुपर कॉन्फिडेंट अबाउट इट, बिकॉज ये रजिस्टर करने में बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है. ओके. Marxism has internal contradictions, due to which one strand of Marxism sees no merit in lyric poetry, while another appreciates the alternative modes of perception in poetry. देखो, उसका एक internal कोई contradiction नहीं है. There is a school of thought that believes कि अच्छा ये भी इसका capability है, does not mean कि Marxism को हमने दो parts में divide कर दिया है और internally वो लोग का कोई contradiction है. That was not the idea, ठीक है. This is just a deceptive wordplay of putting forth ideas. चलो. The focus of lyric poetry is largely personal, while that of Marxism is bringing change in society, right? ये पहला पार्ट तो फैक्चुअली करेक्ट है. Unless the difference is resolved, poetry will remain largely utopian. क्या इस बात हुई थी इस चीज के बारे में कि हमें डिफरेंसेस रिजॉल्व करने चाहिए या हो जाएगा तो क्या होगा? दिस इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ये थोड़ा आउट ऑफ स्कोप जा रहा है, ठीक है. मार्क्सिज्म मेक्स अनरीजनेबल डिमांड्स ऑन लिरिक पोएट्री. कहीं पे था क्या कि डिमांड्स अनरीजनेबल है कि रीजनेबल है? नहीं था ना, नहीं पता हम. However, lyric poetry has its own merits. Okay, hold on. Just give me a moment. ठीक है, ये डिस्कस कर रहे थे ना हम लोग. हाँ, अभी हो रहा है ये. चलो, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस पीपल, ठीक है. चलो. मार्क्सिज्म मेक्स अनरीजनेबल डिमांड्स ऑन पोएट्री. कहीं नहीं लिखा था कि डिमांड्स जो है ना वो अनरीजनेबल है, ठीक है, ये कहीं नहीं लिखा था. जस्ट दैट उनका एम्बिट डिफरेंस है, ठीक है. However, lyric poetry has its own merits that are largely ignored by Marxism. No, इग्नोर नहीं किया गया है. इनफैक्ट उसको एक्सेप्ट किया गया है बाद में जाकर कि देयर इज अ स्ट्रैंड ऑफ थॉट जिसे ऐसा लगता है कि नहीं, लिरिक पोएट्री का एक अपना इट हैज इट्स ओन इन्फ्लुएंस, ठीक है. द फोकस ऑफ लिरिक पोएट्री एज पर्सनल may not seem compatible with Marxism. Yes, दोनों एक साथ compatible नहीं लगते हैं, because ऐसा लगता है कि दोनों दो अलग वर्ड्स को एड्रेस कर रहे हैं. However,
it is possible to envisage is envision or imagine lyric poetry as a symbol of resistance against an oppressive culture. ये जो चीज है आइडियोलॉजी विद इन हेजेमनिक कल्चर, एक रिप्रेसिव रियलिटी की तरफ जो हमारा ध्यान खींचता है या उसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो इट इज पॉसिबल टू एनविसेज लिरिक पोएट्री दैट वे, ऑल्दो इट इज नॉट रियली कंपैटिबल विद मार्क्सिज्म। दोनों डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज को एड्रेस करते हैं, बट हम इस तरह से भी लिरिक पोएट्री को देख सकते हैं। दिस इज द करेक्ट आंसर चॉइस। डिफिकल्ट है आंसर्स तक, करेक्ट आंसर तक पहुंचना या पैसेज को अंडरस्टैंड करना। आई डेफिनेटली अग्री विद दिस, राइट, बट या वंस इन अ व्हाइल यू डू गेट डिफिकल्ट क्वेश्चंस। तो ये समझना जरूरी है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आए तो क्या करना है। ए, इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, गो हेड विद द आंसर। बी, पहले ही अटेम्प्ट नहीं करने की कोशिश करनी है, बाकी चीजों से पहले मैक्सिमाइज कर लो स्कोर, बाद में देख सकते हो, सीक्वेंसिंग इंपॉर्टेंट है। सी, यू कैन ऑलवेज स्किप one such question, there's no problem with that, ठीक है। ओके, चलो। ओके, लेंथ फेयरली आई वुड से आइडियल कैट लेंथ ही है, बहुत छोटा नहीं बहुत बड़ा नहीं। ऑप्शंस भी मैं बोलूंगी मोर और लेस यूनिफॉर्म लेंथ के हैं, थोड़ा छोटा बड़ा है जबकि। एंड वर्ड्स पे फोकस करें, ट्रेड वाइफ, ओके, ट्रेड वाइफ इज शॉर्टर वर्जन ऑफ ट्रेडिशनल वाइफ, है ना, ट्रेड वाइफ। जॉर्जिक पिनस्ट्रिप ड्रेस, फैंटास्टिकल पास्ट, लॉजिकल कंक्लूजन, नॉन ट्रेड वाइफ। अच्छा, कुछ कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है क्योंकि दो मुझे ऑपोजिट वर्ड्स दिखे हैं। आइडियलिक कॉटेज, आइडियलिक क्या होता है, प्लेजेंट, आइडियल, जिसको हम एकदम आइडियलाइज करते हैं ना, एकदम सरीन लाइफ, वो, ठीक है। राइस, टू मेनी थिंग्स, जॉर्जियस, सेरेमिक डिश, ओके। ऑप्शंस में भी ट्रेड वाइफ, विंटेज ड्रेस, सोसाइटल आइडल, सोसाइटल नॉर्म्स। अच्छा, सुपरफिशियल वैल्यू, ठीक है, बहुत ज्यादा अनफेमिलियर वर्ड्स तो नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, देखते हैं। When the trade wife puts on the Georgic pinstrip dress, she is not just admiring the visual cues of a fantastical past. She takes these dreams of storybook bliss literally, tracing them backward in time until she reaches a logical conclusion that satisfies her. Okay, the traditional wife, when she's putting on that dress, जो जो एक traditional dress है, she is not just like taking up visual cues. ऐसा नहीं कि सिर्फ ड्रेस वाइज वो शी इज गोइंग बैक इन टाइम, in fact value wise also she is going back in time. She takes these ideas literally, and she reaches a conclusion that satisfies her, as in she is going back in time, and वो पूरा टाइम परफेक्ट वे में, not just in presentation but also in ideals. अगर आप like these days all of us we use social media, ऐसे बहुत सारे पेजेस आपको मिल जाएंगे जहाँ पे ना लोग बेकिंग करे, दे आर बेकिंग अ ब्रेड, दे हैव पुट ऑन दैट अटायर ऑफ 90s हाउसवाइफ्स, ठीक है, वो एप्रन और वो जो एकदम पूरा ट्रेडिशनल वे में वो जो डिशेस होते हैं, तो वो क्या किया जा रहा है, वो क्रिएट किया जा रहा है उस चीज को, समझ रहे हो आप, वो उस जमाने का एक आपको विजुअल अपील दिया जा रहा है, बट द पर्सन इन पिक्चर, डू दे रिलेट टू द वैल्यूज ऑफ द 90s, वो जो या टाइम गॉन बाय, जो भी एरा था वो, नो, दैट मे नॉट बी ट्रू, वो जस्ट विजुअली आपको वहां ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। बट ट्रेडिशनल वाइफ इज नॉट जस्ट डूइंग इट विजुअली, शी इज ऑल्सो डूइंग इट आइडियोलॉजिकली, शी इज गोइंग बैक इन टाइम आइडियोलॉजिकली, देखो, and by doing so she ends up delivering an unhappy reminder of just how much of our life consists of artifice and play acting. The trade wife outrages people because of a deliberately regressive ideals. मतलब सिर्फ ड्रेस वाइज नहीं, she's taking those ideals also very seriously, कि एक क्या होता था, कैसे हम इमेजिन करते हैं ट्रेडिशनल वाइफ को, दैट शी इज गोइंग टू फॉलो द रूल्स लेड आउट इन सोसाइटी फॉर हर, शी इज नॉट गोइंग टू रियली कंप्लेन अबाउट एनीथिंग, शी इज गोइंग टू टेक एवरीथिंग वेरी सीरियसली, शी इज गोइंग टू डू हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये जो आइडियल्स है जिसको आजकल हम फाइट कर रहे हैं, रिग्रेसिव, मतलब इट इज लाइक आउट ऑफ टाइम, ठीक है, रिग्रेसिव आइडियाज है जो हमें पीछे लेकर जाते हैं rather than taking us ahead. So she is not just taking that dress literally, she is taking the ideas also very literally, and she is going back in time, and that is going to disgust a lot of people because we don't relate to it anymore, right? And yet her behavior is on some level indistinguishable from the non-trade wife. मतलब
although she behaves in a way that is so regressive, कहीं ना कहीं नॉन ट्रेडिशनल वाइफ्स के साथ भी उसका एक सिमिलैरिटी है. क्या क्या सिमिलैरिटी है? वो आर्टिफिशियल प्ले एक्टिंग वाला. We also behave in a very artificial manner, right? We try to recreate times gone by, or we put on this facade, although we may not relate to the ideals. Traditional wife के साथ प्रॉब्लम हमें क्या हो रही है? वो आइडियल्स को भी सीरियसली ले रही है, नॉट जस्ट द अटायर एंड विजुअल थिंग्स. ठीक है. The Treadwife's trollish genius is to beat us at our own dress up game. कि आप सिर्फ ड्रेसअप कर सकते हो, मैं तो जी ही रही हूँ उस जमाने को. शी इज बीटिंग अस. शी इज इन अ वे थोड़ा सा मॉकरी है, एक सेंस ऑफ मॉकरी है, अंडरटोन है. By insisting that idyllic cottage daydream should be real, right down to the primitive gender roles, she leaves others feeling hollow and cheated. मतलब अगर आपको उस जमाने की खुशी चाहिए एंड यू वांट दैट काम सरीन रूरल बैकड्रॉप वाला लाइफ जहाँ पे आप पॉटरी कर रहे हो एंड वो एकदम ट्रेडिशनल वे में ब्रेड बेक कर रहे हो, तो आपको वो आइडियल्स की तरफ भी जाना पड़ेगा जो उस टाइम पे एग्जिस्ट करता था. ठीक है. तो दैट इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन एंड शी ट्राइड टू look into her eyes and say that in a way कि अच्छा, not just the visual ideas, also the repressive ideals that we have long left behind. ठीक है. The gender roles and stuff. The hullabaloo and the headache she causes may be the price we pay for taking too many things at face value. Are just deserts. अच्छा, यहाँ spelling mistake है, हाँ, या double S होगा. ये डेजर्ट का मतलब क्या होता है? रेगिस्तान, सहारा डेजर्ट. और डबल एस वाला डेजर्ट क्या होता है? द स्वीट डिश दैट यू हैव आफ्टर योर मील्स आर डन. फॉर पीपल हु हैव अ स्वीट टूथ दे विल रिलेट. डेजर्ट जिसको पसंद है. सर्व्ड इंस्टाग्राम परफेक्ट बाय मैनिक्योर्ड हैंड ऑन अ गॉर्जियस सेरेमिक डिश विथ फैट माउथ वाटरिंग चेरीज ऑन टॉप. ये आपको लास्ट लाइन रिलेट करोगे आप. खाने की जो ब्यूटीफुल पिक्चर्स आती है ना हमारे फीड पे, वो कितना इंस्टाग्राम परफेक्ट है, विजुअली कितना इंस्टाग्राम परफेक्ट है. बट टू रिक्रिएट ऑल ऑफ दिस, नॉट जस्ट विजुअली बट टू गो बैक टू दोज आइडियोलॉजीज, वो डिस्टर्बिंग है लोगों के लिए. ठीक है. तो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? आई वोंट से वेरी इजी. ये पैसेज इजी नहीं है बिकॉज आइडियाज बहुत सारे हैं एंड इट मे नॉट बी वेरी इजी टू रजिस्टर द कोर आइडिया. थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ड्रिफ्ट हो जाओगे आइडिया से. ऑप्शंस देखेंगे हम, बट ओवरऑल समरी में क्या? ट्रेडिशनल वाइफ, नॉन ट्रेडिशनल वाइफ. ट्रेडिशनल वाइफ disturbs a lot of people. Why? Not just because of her visual appearance, but also how she so closely relates to those ideas, those regressive ideas. ठीक है. Although we may want things to visually look a certain way, we may not want to go back in time and adopt those ideas, right? तो वहां पे थोड़ा contradiction है. चलो. The Tread wife with her vintage dress and traditional roles highlights the superficiality of modern life and challenges current societal norms. Yes, this is what she is doing. ये factually incorrect नहीं है. This is what she is doing. Comparatively देखते कुछ better मिलेगा, वरना this looks like a good one. The Tread wife's commitment to outdated gender roles and retro fashion critiques the superficiality of today's social idol. Critique is a very strong word. She does not go around critically analyzing. हर एग्जिस्टेंस इटसेल्फ इज इनफ. वो जा जाके किसी को क्रिटिकली एनालाइज करके नहीं बता रही है कि लुक एट माय ड्रेस, लुक एट द वे आई लिव. नहीं, जस्ट हर एग्जिस्टेंस आप उसको देख रहे हो एंड इट ट्रिगर्स यू. ठीक है. शी इज नॉट गोइंग अराउंड क्रिटिकिंग, क्रिटिकली एनालाइज नहीं करने जा रहे हैं वो. By promoting an idealized past, the Tread wife exposes the artifice. Artifice is जो नकलीपन है, artificial nature of contemporary values and mocks societal norms. She is not promoting an idealized past. She is living the idealized past. वो जा जाकर promote नहीं कर रहे हैं. The way in which she dresses up, the way in which she is living her life, that is enough. वही काफी है ट्रिगर करने के लिए. The Tread wife's vintage dress and adherence to traditional roles reveal the artificial nature of modern lives and its superficial values. अच्छा, एक चीज समझो, ए और डी में क्या डिफरेंस है? बहुत छोटा सा, बहुत माइनर सा डिफरेंस है. ऑप्शन डी बोल रहा है ना कि ट्रेड वाइफ का जो विंटेज ड्रेस है एंड वो ट्रेडिशनल रोल्स की तरफ एडियरेंस इज व्हेन यू आर फॉलोइंग समथिंग. adhere to rules is when you follow those rules.
और वो जो फॉलो करने का ट्रेडिशनल रूल्स का जो उसका पैटर्न है, इट रिवील्स द आर्टिफिशियल नेचर ऑफ मॉडर्न लाइफ। एक चीज समझो, ट्रेडिशनल वाइफ का जो ड्रेस है ना, विंटेज ड्रेस, दैट इज नॉट द की पॉइंटर, वो उसके एडिशनल एक्सेसरीज हैं, ठीक है, वो उसके एडिशनल एक्सेसरीज हैं। ट्रेडिशनल वाइफ का जो विंटेज ड्रेस एंड उसका जो रोल है, वो जो पूरा गेटअप के साथ वो जो रोल निभा रहे हैं ना, दैट रिवील्स द सुपरफिशियलिटी, नॉट द ड्रेस, नॉट द अडियरेंस, बट द वे इन विच शी इज यूजिंग इट एंड लिविंग इट। तो ए और डी में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि व्हाई आर वी चूजिंग ए ओवर डी, बस एक चीज के लिए कि यहाँ पे ना विथ हर विंटेज ड्रेस इसका ये एक्सेसरी है, और यहाँ पे ये इसको रीजन बना दिया गया है सुपरफिशियलिटी एक्सपोज करने का। बहुत ही माइनर एक अंडरटोन है। अगेन it's very easy to get this one incorrect under exam conditions, but A is a better worded option, I would just say that, because यहाँ पे विंटेज ड्रेस और ट्रेडिशनल रोल्स ये उसके एक्सेसरीज की तरह हमें पता लग रहा है कि अच्छा ये एडिशनल उसके पास जो टूल्स हैं, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उसका विंटेज ड्रेस ही उसको ड्राइव कर रहा है वो चेंज को, सुपरफिशियलिटी एक्सपोजर को, जो कि नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए इज जस्ट अ बेटर चॉइस। आई डोंट नो इफ आई हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन दिस, तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ऑप्शंस तो डिफिकल्ट है। ठीक है, अगर आप पैसेज समझ जाओ तो भी ऑप्शंस डिफिकल्ट है। ओके, चलो। Humans have managed to tweak the underlying biology। अच्छा, सबसे important चीज, पैसेज बहुत छोटा है, देखो कंपेयर करो, ये देखो, look at this length, look at this length and then look at this length। तो पहला तो देखो पैसेज यही खत्म हो जा रहा है, यहाँ से तो ऑप्शंस। तो पहला जो चीज स्ट्राइक करना चाहिए कि एग्जाम कंडीशंस में दिस लुक्स लाइक अ गुड वन टू टेक डाउन फर्स्ट, है ना, टाइम रेस्ट्रिक्शंस है तो छोटा सा पैसेज है, वर्ड्स भी देख लो, बायोलॉजी, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, एक साइंस रिलेटेड कुछ तो लग रहा है, रेगुलेशंस मे बी अनप्रिडिक्टेबल, पोटेंशियल रिस्क, अच्छा बायोलॉजी, रिस्क, रेगुलेशन, फ्रेमवर्क, रेगुलेशन, बायोटेक, फ्रेमवर्क, रेगुलेशन, ओके, बायोलॉजी, रेगुलेशन, और क्या था एक और मैंने पढ़ा, फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स, हाँ वही रूल्स रेगुलेशंस टाइप कुछ है, बहुत अनफेमिलियर नहीं है वर्ड्स, लुक्स लाइक अ गुड वन। Humans have managed to tweak the underlying biology of various, tweak is minor changes, underlying biology of various plants and animals to produce high tech crops and microbes। अच्छा ये तो हम कर रहे हैं ना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम कुछ चेंजेस आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं, बट regulating these entities is complicated as the framework of policies and procedures are outdated and not flexible enough to adapt to emerging technology। मतलब चेंजेस आप कर रहे हो पर किस हद तक वो एक्सेप्टेबल है, एथिकल है, वो डिफाइंड नहीं है, बिकॉज रोज रोज नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसके हिसाब से जो हमारे रूल्स है वो आउटडेटेड हो जा रहे हैं, बिकॉज वो कंटिन्यूसली रिफाइन हम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, we are not able to keep pace with the changes। The question is whether regulation will ever be able to keep up with human innovation to regulate living things which are apt to be unpredictable and unique। तो क्या कभी ऐसा दिन आएगा that we'll be able to keep up with it, or always we are going to lag behind, right? And obviously जो entities है ना, these entities are always unpredictable and unique। आप नहीं बता सकते कि एक बार मैंने rules बना दिए सबको अप्लाई होंगे। We'll always be faced with new refinements and new regulations will always be needed। So can we as a community keep up with it, keep up with those innovations to capture all the potential risk when new biological entities are introduced or when they pass on variations of their genes। तो क्या ऐसा टाइम आएगा कि हम सारे risks को like we can put it down on paper and have ways to counter them and mitigate them or whatever, and जब भी उसके नए variations भी आए तो उसको भी हम encounter कर पाए at the pace at which innovations are happening। तो यही की क्वेश्चन है कि हम चेंजेस कर रहे हैं बट कहाँ तक सही है हमें नहीं पता, एंड वी आर नॉट एबल टू कीप पेस विद रूल्स एंड रेगुलेशंस, आर नॉट एबल टू कीप पेस विद इनोवेशन। ठीक है, चलो छोटा सा पैसेज है बट लाइक एकदम इन अ गो यू कैन अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, a new framework of rules and procedures for regulating the most recent research emerging from biotech is urgently needed। यहाँ गलती हो जाती है, हमें पता है प्रॉब्लम क्या है पर पैसेज नहीं बोल रहे कि इसकी जरूरत है, पैसेज में क्वेश्चन कर रहे कि will there come a time when we'll be able to keep pace, ये क्वेश्चन है, वो हमें बता नहीं रहा है कि ये करो आप, सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं है ये।
तो टोनालिटी को पहचानना जरूरी है। उसने सोल्यूशन नहीं दिया कि ये हमें चाहिए, वो बस हमें प्रॉब्लम स्टेट करके दे रहा है, तो सोल्यूशन की तरफ हमें खुद नहीं जाना है अगर नहीं लिखा है तो। दैट इज व्हाई दिस इज इनकरेक्ट। करंट रेगुलेशन ऑफ बायोटेक इज आउटडेटेड बट इट इज डिबेटेबल। हाँ, आउटडेटेड तो है बट इट इज डिबेटेबल इफ वी कैन क्रिएट अ फ्रेमवर्क इमेजिनेटिव एंड फ्लेक्सिबल। हाँ, तो कीप अप विद इनोवेशन, तो इमेजिनेटिव होना चाहिए, फ्लेक्सिबल क्योंकि कंटिन्यूसली चेंजेस हो रहे हैं, to cover all contingencies in this fast changing area। contingency क्या? a situation that might come up, usually a problematic situation। तो क्या हम ऐसा फ्रेमवर्क कभी क्रिएट कर पाएंगे? दैट इज डिबेटेबल। विल वी एवर बी एबल टू क्रिएट दिस? जो लास्ट लाइन था, क्वेश्चन था, तो डिबेटेबल इज अ गुड वर्ड एंड इट ऑल्सो एड्रेसेस कि अभी का रेगुलेशन आउटडेटेड है, लुक्स लाइक अ गुड चॉइस। ठीक है। The problem with formulating regulation for innovation in the scientific arena is that it is impossible to imagine the outcomes or risk। कहीं पर भी नहीं लिखा था कि क्या प्रॉब्लम है, कि हम इमेजिन ही कभी नहीं कर सकते। नो, करंटली वी आर नॉट एबल टू कीप पेस विद इट, आउटडेटेड हो जा रही है चीजें, कभी नहीं कर पाएंगे, एक्सट्रीम टेक है, नॉट द राइट अप्रोच। The mercurial nature of biological entities calls for scientists to shape the regulations governing emerging technology with regular calibration to handle variations in the field। mercurial, constantly changing at a very rapid rate। mercury पता है ना, mercury का behavior कैसा है? that is not what we are trying to capture। we are trying to capture कि अभी का regulation outdated है और कभी हम वहां पहुंच पाएंगे कि नहीं, ये debatable है। so B is a better choice। ठीक है, ये वाला तो इजी होना चाहिए था। तो अगर स्लॉट 3 में आप अपियर कर रहे होते, दिस वुड बी द फर्स्ट वन दैट आई वुड पर्सनली गो फॉर। सेकेंड वन आई एम लाइक रियली इन अ डिलेमा। मे बी मैं इस वाले में जाती बिकॉज ऑप्शंस मुझे फिर भी थोड़े ठीक लग रहे थे। कोई इसको भी कर सकता है, इफ यू नो यू गेट इट राइट, यू गेट इट राइट, आई डोंट नो, इट्स वेरी सब्जेक्टिव। बट ये दोनों तो मुझे लाइक फेयरली डिफिकल्ट ही लगे एग्जाम सिनेरियोस के हिसाब से। दिस वन डेफिनेटली एवरीबडी शुड हैव अटेम्प्टेड। ठीक है, तो विद दिस वी हैव रैप्ड अप पैरासमरी क्वेश्चंस कैट 24 all slots, and thank you so much for tuning in। I hope you have understood and I'll see you in the next one।